करें। देखिए टॉपिक देखिए आपका जो टॉपिक है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव है। पहले तो इस चीज़ को समझेंगे कि जो वंशानुक्रम और वातावरण है दोनों एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम वातावरण जो है वो शुभम एक दूसरे से रिलेशन है। ठीक है, कैसे रिलेशन है? वंशानुक्रम से जो हमने प्राप्त किया है, ठीक है, तो वातावरण में आके वो क्या होता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं रुचि? आते हैं ना चेंजेस। जो वंशानुक्रम में गेन किया है वो वातावरण के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं उसमें। जैसे अगर हमने जो बुद्धि है वो अगर बुद्धि हमारी जो प्राप्त की है, अगर उस बुद्धि में हमने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो उतनी रह जाएगी बुद्धि जितनी थी। अभी बुद्धि अगर आपने यूज की है तो क्या होगा, आप चेंजेस लाओगे अपने आप में, आप किसी भी परिस्थिति को हल करने में आप सहायक हो जाओगे। ठीक है, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो नहीं कर पाओगे। अभी जैसे अगर हम लोगों ने एक नॉर्मल पढ़ाई की है और यही अगर हम लोगों ने वकील वाली पढ़ाई की होती तो उस कंडीशन में हम क्या पाते, हम वकीलों की बुद्धि जो है वो हमसे अच्छी है। ठीक है, वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर लेते हैं। सेम ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर आपका क्या करता, अगर कोई डॉक्टर होता है तो मर्जी, तो जैसे अगर कोई डॉक्टर होता है तो आपका क्या करता, अगर यहीं पे किसी के चोट लगी हो तो वहाँ पे वो जो इंसान जिसने डॉक्टरी सीखी है वो अच्छे से काम कर लेगा इन द कंपेरिजन जिसको डॉक्टरी नहीं आती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारा जो वंशानुक्रम से जो हमने बुद्धि पाई, फिर हमने वातावरण में उसका यूज किया, तो उसको यूज करने के बाद में आपने यही पाया कि आपकी जो बुद्धि है वो चेंज हो रही है। तो दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन है। अब वंशानुक्रम में हम देखेंगे कि जो वर्ड आप वंशानुक्रम पाते हो इसको क्या है, वंश का अनुक्रम है। इंग्लिश में बोले तो हेरिडिटी, इंग्लिश में बोले तो हेरिडिटी। क्लियर है? ठीक है, हाँ तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, हिंदी में हेरिडिटी होती है बस। ठीक है, तो वंश का अनुक्रम, इससे क्या समझ में आता है बताओ, तुम अपनी लैंग्वेज में बताओ, जैसे बताओ पाओ वंश का अनुक्रम। हाँ, क्या जानते हैं वंशानुक्रम से? कोई भी चीज आप अपने वंशानुक्रम पीछे से मिलती है, जो आपको अपने पेरेंट्स से ठीक, पीछे नहीं, पेरेंट्स। ठीक है, हाँ, तो वंश का मतलब होता है आपके पीछे की पीढ़ियां। पेरेंट्स तो मतलब एक ही हो गया ना, फिर उससे भी हाँ, जैसे वंश का मतलब क्या है, पीढ़ियां। ठीक है, एक पीढ़ी से पीछे 7 पीढ़ी तक, कितनी पीढ़ी तक? 7 पीढ़ी तक। आप अपने पेरेंट्स से जो करेक्टर को गेन करते हो वो आप 7 पीढ़ी के पीछे तक का करेक्टर्स गेन कर लेते हो। करेक्टर बोले तो ट्रेट, करेक्टर बोले तो ट्रेट। ठीक है, तो ये करेक्टर आप गेन करते हो। अब वंशानुक्रम हो गया तो आप करेक्टर पा रहे हो, किसका पा रहे हो? करेक्टर कहाँ से पा रहे हो? आप पेरेंट्स से पा रहे हो। ठीक है, अब ये करेक्टर आपको पेरेंट्स से कैसे मिले? दिमाग में आया कि अगर हमने बोला कि हम करेक्टर पा रहे हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो करेक्टर हमने अपने पेरेंट्स से कैसे प्राप्त किए? समझ रहे हो इस चीज़ को? समझिए कैसे पाते हो करेक्टर। तो हमारी जो बॉडी है उसमें होते हैं क्रोमोसोम। क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं, और ये जो क्रोमोसोम है यही करेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लेके जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके करेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो समझ में आया? बॉडी में क्रोमोसोम कितने? 46। आपको पता था कितने? 46, जिसमें से ये तो पेयर में है, ये कैसे हैं? ये पेयर नहीं। हाँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये 46 हैं जिसमें से 23। ठीक है, हाँ, तो इसको डिवाइड करेंगे तो x y 23 x x
ये आपके मेल में आते हैं और ये आपके फीमेल में आते हैं और ये पेयर में हैं, ठीक है। ये कैसे हैं? ये पेयर में, ठीक है, जोड़ा पाया जाता है, जिसमें से 23 आपके जो हैं ये हाँ ठीक अलग अलग हो गया। तो मेल और फीमेल में आपको पूछ दिए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या 46 है, जिसमें पेयर में 23 प्लस XY है, 23 प्लस XX है। एक मिनट, अगर खाली बोलेंगे तो 23 लिखोगे। एक मिनट, हाँ शुभम वहाँ पे सही नहीं था। हाँ खाली जब बोलेंगे तो 23 बोलेंगे, 23 पेयर ऐसे बोलेंगे। अभी जब इसको हम मेल और फीमेल में अलग अलग लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 22 प्लस XY ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जो 23वां जोड़ा है वो यही है जिसको ऑटोसोम्स बोलते हो। और 22 प्लस XX जो ये जोड़ा होता है डिफर वाला, इस डिफर जोड़े को ऑटोसोम्स बोलते हैं, जिसको हेट्रोसोम्स भी बोलते हो, डिफर जोड़ा। अब सही है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में अब आ जाते हैं पीछे थोड़ा सा, वंशानुक्रम के फादर के बारे में जान लेते हैं। कौन से? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, हाँ फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है वंशानुक्रम के पिता। तो वंशानुक्रम के पिता मेंडल है। अरस्तू कहाँ से आ गया? मेंडल कौन है? मेंडल, ठीक है। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। तो इन्होंने एक पौधा लिया हुआ था, जिस पौधे का क्या नाम था? एक पौधा लिया था, ठीक है, मटर पौधा। शुभम क्यों लिया था मटर का पौधा? जवाब दो। मैम मटर का पौधा इसलिए लिया था क्योंकि इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराना आसान था उसमें, और प्लस ये जो था एक बहुवर्षीय पौधा था, बहुवर्षीय था, जो साल भर जिसमें मतलब एक्सपेरिमेंट करें तो ये जरूरत नहीं पड़ती थी कि अरे मतलब 6 महीना है तो उसके बाद क्या 6 महीना नहीं है, हाँ कंटिन्यू कर सकते थे, ठीक है। मटर का पौधा पूरे साल बो सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये कि इसके लिए हमें दो अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग जगह पे नहीं लगाना पड़ता था। एक ही प्लांट्स पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और दूसरा बहुवर्षीय है, ठीक है। तो और मटर का पौधा आसानी से कहीं भी ग्रोथ कर जाता है, ठीक है, इसलिए लिया इन्होंने। अब इन्होंने जब मटर के पौधे पे इसका प्रयोग किया तो इन्होंने पाया कि अच्छा हाँ, कोई भी जो करेक्टर होता है वो करेक्टर कैरी करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारी कोशिका है उसमें केंद्रक होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उस कंडीशन में वो आपका जो पार्ट है वो ग्रोथ नहीं करेगा। आपने सुना होगा कि जैसे बहुत सारी जो हैं मतलब हम लोग का जो पैर होते हैं वो कृत्रिम पैर बना लिए जाते हैं, या फिर जैसे ये डॉली बनी थी, भेड़ जो थी डॉली वाली, ये बनी हुई थी कृत्रिम, तो उसमें क्या लिया हुआ था? उसमें सोमेटिक सेल ली गई थी। क्या लिया गया था? सोमेटिक सेल ली गई थी। और जो सोमेटिक सेल बॉडी से आपकी काट के ली जाती है उसमें केंद्रक का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ केंद्र होना चाहिए उसमें। आप जैसी बॉडी तभी बनती है जब उसमें केंद्रक हो। जैसे 2 प्लांट्स लिए उन्होंने, मान लो कि 2 प्लांट्स आपने ले लिए हैं, वो प्लांट्स कैसे हैं? मान लो कि ये प्लांट्स हैं, ठीक है, कलर का यूज कर लेते हैं, जैसे ये प्लांट हैं, ठीक है। और इस प्लांट्स की उन्होंने टहनी ले ली, इस प्लांट्स का क्या ले लिया? इतना पार्ट ले लिया, ठीक है। और इस पार्ट में यहाँ पे केंद्रक था, इस प्लांट्स में यहाँ पे केंद्रक था। और दूसरा प्लांट उन्होंने यहीं पे ले लिया एक कोई, जैसे ये कोई प्लांट था तो ठीक है। और इस प्लांट का उन्होंने मान लो कि ऊपर की कोई कोशिका ऐसे ले ली, ठीक है। और इस प्लांट्स में जो ऊपर की कोशिका ली तो केंद्रक जो था वो यहाँ पे था। केंद्रक कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो जब उन्होंने ऊपर की कोशिका ली तो इस कोशिका में केंद्रक नहीं है। कोशिका में कहाँ केंद्रक है? केंद्रक नीचे है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने आगे चल के हाइब्रिडाइजेशन कराया, ठीक है। उन्होंने क्या कराया? हाइब्रिडाइजेशन कराया, जिसको संक्रमण बोलते हो, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इन्होंने इसके साथ कराया। तो जब इन्होंने कराया तो इन्होंने क्या पाया? इसकी कोशिका ली, इसकी कोशिका ली। अब प्लांट्स किसका होगा? प्लांट इस वाली कोशिका का होगा,
ठीक है। अगर इस प्लांट की कोशिका को जो स्टेम है वो रेड कलर का अगर है तो नेक्स्ट जनरेशन में जब हमारा प्लांट बनेगा तो वो कैसा बनेगा, उसके हाँ उसकी जो ये वाली भाग होगा वो ऐसा ही सेम कलर होगा, और ऊपर वाला हमने सेम कलर ले लिया है तो ऐसा दिखा देंगे, वरना यहाँ पे ये वाला कलर जो है वो नीचे वाला होगा। करेक्टर्स किसके आएंगे, इसके करेक्टर नहीं आएंगे, इसके करेक्टर नहीं आएंगे, समझो सपना, ठीक है। करेक्टर इसके आएंगे, क्यों? क्योंकि केंद्र किसका है, केंद्र किसका यूज कर रहे हो आप, केंद्र किसका यूज नहीं कर रहे हो, जिसका केंद्रक होगा, हाँ जो बेबी प्लांट होगा वो भी सेम उसी का होगा। जैसे डॉली जब यूज किया गया था तो डॉली में उन्होंने भेड़ का लिया हुआ था, तो जिस भेड़ का उन्होंने सोमेटिक सेल लिया था, जिसका केंद्रक लिया हुआ था, वो जो डॉली बनी हुई थी वो सेम उसी की तरह थी, क्योंकि उन्होंने जिसका केंद्रक लिया सेम वही करेक्टर शो ऑफ करेगा, दूसरा नहीं करेगा। क्लियर इतना? अब इसके बाद में देखेंगे देखिए, हाँ मटर का पौधा हो गया। अब जब इन्होंने प्लांट में फर्टिलाइजेशन कराया तो इन्होंने एक चीज़ पाई, अच्छा हाँ क्रोमोसोम समझ लेंगे। जैसे ये है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम में इस तरह के धागे पाए जाते हैं जिसको क्रोमेटिन के फिलामेंट्स बोलते हो। क्या बोलते हो? क्रोमेटिन के फिलामेंट बोलते हो। और इन क्रोमेटिन्स के फिलामेंट्स के ऊपर हल्के से छोटी छोटी इस तरह से ग्रोथ पाई जाती है, और जो ये ग्रोथ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और जो ये जीन होते हैं यही जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ये जीन होते हैं यही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्रोमोसोम पूरा का पूरा हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, हमारा पूरा का पूरा बॉडी में आता है, लेकिन ये जो जीन होते हैं इन्हीं की वजह से हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक जैसे लगते हैं, ठीक। किसकी वजह से? जीन की वजह से। और जो ये जीन होते हैं ये पर्टिकुलर किस चीज़ के बने होते हैं, ये डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। अगर डीएनए बोले तो डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? ऐसे इतना समझ में आ गया? जिसका नहीं बना है बना लेगा, सबके बने हैं बना लो, अगर नहीं बनाया तो ठीक है। इतना क्लियर है? आगे कंटिन्यू करेंगे। बना रहे हो? बनाओ। बना है तो था, मिलेगा सपना तुम नहीं है, बनाया नहीं था, बनाओ फिर, बना लो अगर नहीं बनाया तो। नीचे लगा दे, नीचे निकाल दे, ठीक है। हाँ तो आगे देखेंगे इसके बाद में। देखिए तो मेंडल ने जो प्रयोग किया हुआ था मटर का, उसमें उन्होंने 3 तरह के एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। सबसे पहले था प्रभाविता का नियम, दूसरा इनका था पृथक्करण का नियम, और तीसरा था अपविहून का नियम, ठीक है। तीसरा इनका क्या था? स्वतंत्र अपविहून का नियम। तो अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले जब इन्होंने प्रभाविता का नियम लिया तो उसको उन्होंने क्रॉस कराया,
इसमें इन्होंने क्रॉस कराया। इसमें हाँ, प्रभाविता के नियम में इन्होंने दो तरह के प्लांट्स लिए हुए थे, ठीक है। तो एक तो इन्होंने लाल लिया, दूसरा सफ़ेद लिया। तो लाल प्लांट था और दूसरा कैसा था? सफ़ेद पौधा था। लाल में जो पौधे थे, एक मिनट लंबा लो, इसमें लंबा पौधा, क्या हुआ? नहीं, लंबा ले लो, लाल वाला सेकंड जो बनाएंगे स्वतंत्र अभियान उसमें लेना, ठीक है। बौना पौधा, बौना, ठीक है। देखिए, लंबा और बौना पौधा, तो लंबे को कैपिटल टी से नोटेड किया और बौने को उन्होंने स्मॉल टी से। दोनों के बीच में क्या कराया? दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो ये रेशियो प्राप्त हुआ इन्हें। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने देखा कि प्रत्येक जगह लंबा भी है और बौना भी है, लेकिन माना यह गया कि प्रभावी लक्षण कौन सा था? प्रभावी लक्षण लंबा था, क्योंकि जब भी कोई साथ में कोई ऐसा इंसान होता है जिसका करेक्टर बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो रहा होता है, वो दूसरे के करेक्टर को जो रिसेसिव होता है, एक डोमिनेंट करेक्टर होता है, दूसरा रिसेसिव। डोमिनेंट करेक्टर प्रभावी करेक्टर होता है, रिसेसिव करेक्टर जो होता है ये अप्रभावी होता है। क्लियर होता है ऐसा कि नहीं? रुचि बताओ, होता है? प्रिया तुम बताओ, होता है? अभी जैसे यहाँ पे सारे लोग बैठे हो, ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी की बातें बहुत प्रभावी हों तो उसका नाम बात तक याद रहेगा, होता है। और अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा शर्मीला टाइप का है तो उसके करैक्टर से हमें बात तक याद रहेगा। अभी यहीं पे कोई बहुत ज़्यादा, कोई टीम में ऐसा लड़का हो जो बहुत ज़्यादा मारकूट में आगे रहता हो, तो उसके आगे 10 लोग जो कमज़ोर वाले हैं वो नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका करेक्टर क्या है? दूसरे के करेक्टर को छुपा रहा है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से करेक्टर को छुपाया तो 50% रेशियो प्राप्त हुआ। किसका परसेंट हुआ? 50%। माना गया कि लंबे पौधे कितने परसेंट थे और बौने पौधे कितने थे? वो भी आपके बौने पौधे भी 50%, ठीक है। 50-50% का रेशियो यहाँ पे आपके प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद में फिगर बनाएंगे, बना लिया। नेक्स्ट देखेंगे, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण में आपको क्या समझ में आ रहा है? बताओ, पृथक्करण में क्या समझ में आ रहा है? पृथक्करण अलग करना। प्रिया समझ में आ रहा है ये क्या? बताओ। पृथक्करण सेपरेट क्या है? सेपरेशन का नियम, यानी कि सेपरेट कर देंगे। जैसे सेपरेट करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लो जैसे यहाँ पे सारे लोग बच्चे बैठे हो, तो अगर किसी को यहाँ पे गाना पसंद है तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे गाने वाले सेपरेट हो जाओ, ठीक है। पहले मिक्स में बैठा लेंगे। अब मिक्स में बैठा लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि किसको किस चीज़ की हमें शिक्षा देनी है। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम कहेंगे कि देखो ऐसा है, अगर रेशियो 70-30 तक का बन रहा है तो संगीत वाले अलग हो जाओ, गृह विज्ञान वाले अलग हो जाओ, शिल्प वाले अलग हो जाओ। सेपरेशन, क्योंकि सेपरेशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? आप उनको वैसी शिक्षा दे पाओगे। तो अब इन्होंने क्या किया? पृथक्करण किया। इन्होंने दोनों पौधे कैसे लिए? करेक्टर जिनको प्राप्त हुआ था वो ले लिया, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्रॉस कराया। सबसे पहले लंबे लंबे प्राप्त हुए, लंबे स्मॉल प्राप्त हुए, क्या दिखाई दे रहा है हमें रेशियो? पहले तो ये सेम दिख रहे हैं,
इन तीनों में हमें क्या मिल रहा है, लंबा और लंबा मिल रहा है, साथ में बौना भी मिल रहा है, लेकिन माना जाएगा कि लंबा प्रभावी हो जाएगा, तो मानेंगे 3:1। प्योर 3 लंबे हैं, 1 बौना है, करेक्ट, ठीक है। तो एक तो रेशियो ये प्राप्त हुआ। दूसरा क्या प्राप्त हो रहा है कि प्योर आपका ये लंबा है, प्योर आपका ये बौना है, तो यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:2:1 का रेशियो, ठीक है। ये आपके रेशियो कौन कौन से हैं, जीनोटाइप रेशियो है, ये कैसा रेशियो है, जीनोटाइप रेशियो है, और ये कैसा रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो है, क्लियर, ठीक है। ऐसा माना गया कि इस बार सेपरेट हो गए और दोनों कैरेक्टर्स क्या हुए, अलग अलग शो ऑफ हो गए। क्या चीज़, नहीं रेशियो पूछेंगे नहीं, लेकिन 1% दिमाग में रखो बाय चांस। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि जो पेपर बनाने वाला है वो पर्टिकुलर साइंस से ही रिलेशन उसका था, तो उठा के रख देगा उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये सारे समझ में आ गए। अब इसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में आपके वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव क्यों जरूरी है हमारा पढ़ना। तो सबसे पहले हाँ, शिक्षा और इसमें जो वातावरण का प्रभाव है जरूरी इसलिए है क्योंकि जो अध्यापक है, पहले क्या होता था, अध्यापन की शैली, चाहे हमारा अध्यापन का कार्य हो चाहे हमारे किसी भी फील्ड हो, हमें जो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं हमें उनकी मानसिकता को समझना होगा, हमें वो क्या सोच रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति कैसी है, और उनकी मनोवृत्ति को समझ के हमें उनके साथ में वैसा ही कार्य करना होगा। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन तभी होता है जब आप दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अपनी भावनाओं को सामने रख पाते हो, ठीक है। अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा वक्ता वो नहीं है जो सिर्फ बोले, अच्छा वक्ता वो जो अपनी भावनाओं, अपनी बात को तो रखे ही, साथ में आपको अपनी बात कहने का मौका भी दे। समझ रहे हो इस चीज़ को, ऐसा वही वक्ता अच्छा होता है। वरना क्या है, बोलते चले जा रहे हो, दूसरा सुन रहा है, दूसरे ने गेन किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस अपनी बात रख दी चले गए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हम जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संचार। संचार तभी होता है जब सामने वाले उसको कैच कर ले, और कैच करने के बाद रिवर्स में भी हमें कुछ दे, तब तो लगेगा कि हाँ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दो लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं तो एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं कि नहीं डालते हैं, प्रत्येक चीज़ डालती है। अगर हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है तो प्रत्येक चीज़ प्रभाव हम पे डालती है। कैसे डालती है, मान लीजिए कि आप रोज़ हम लोग स्टेटस देखते हैं, मोबाइल में खोल के स्टेटस देखते हैं, क्या प्रभाव डालता है स्टेटस हम पे, डालता है। अगर कोई अच्छी चीज़ लिखी होती है तो वो हम पे प्रभाव डालती है, अगर गाना है तो गाना प्रभाव डालता है, हो सकता है गाना कभी अच्छा लग जाता है तो वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। सारी चीज़ें क्या है, हम पे प्रभाव डालती हैं। तो कम्युनिकेशन चाहे आपका मूक हो चाहे अमूक हो, प्रभाव डालता है। कम्युनिकेशन क्या है, अभी रोड पे जाओगे तो प्रत्येक जगह पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। अगर डॉक्टर जी का ऐड है तो डॉक्टर जी का ऐड में लिखा होगा। अभी जब बीजेपी का शासन का आएगा तो वहाँ पे कम्युनिकेशंस में ऐड लिखे होंगे कि अच्छा शासन सुशासन, अच्छा शासन संकल्प है, बाकी सब विकल्प है, ऐसा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रुचि कर रहे हैं ना कम्युनिकेशन। अब बताओ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना है, हमें इतना बताओ पहले, अपनी बात को मतलब किसी भी सबने बताओ कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आप कहोगे बोल्ड बोला तो नहीं, हमें बताओ तब हम और क्लियर कर पाएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट रट्टा नहीं मारना है, चाइल्ड डेवलपमेंट को समझना है फिर उसके बाद बोलना है। अब बताओ कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोला नहीं हमसे, कभी बोल्ड बोलता नहीं है कि ऐसा है, तो कैसे कर रहे हैं, जवाब दो। हम उन चीजों को देख के धारण करके कम्युनिकेशन होता है, किसी चीजों। हम जो देखिए
कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? सामने वाले की चीज हम तक पहुंचे और हमारे अंदर से कुछ चीजें उसके प्रति आए, दैट इज कम्युनिकेशन। संचार का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स हो, मूवमेंट्स हल्ला ढुलना मूवमेंट्स नहीं है, हमारे विचारों में कम्युनिकेशन हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मन में भय आ जाता है, जैसे बिजली चमकती है, संचार होता है बॉडी में, होता है हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन हो जाता है, होता है किस बात का? अरे भय, बिजली गिर ना जाए, बिजली है तो देखो कितना डर है, डर वाली फीलिंग आती है, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन। अभी जैसे ही आप जब रोड पे जाते हो तो बहुत सारे ऐड जो होते हैं ये आप पे इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं? आप उनके चीज़ों को देखते हो। किताब है, किताब क्या करती है? किताब बोलती तो नहीं है, किताब कभी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन आप क्या करते हो? आप दिन भर अगर किताब पढ़ते हो तो किताब ने कम्युनिकेशन किया आपके साथ। कैसे किया? आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आप उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में उसके बहुत सारे पॉइंट्स को कैच कर लेते हो। कैच तो तभी किया जब किताब ने आपके दिमाग में जगह बना ली, यानी कि किताब से आपने कम्युनिकेशन कर लिया। तो प्रत्येक चीज हमसे कम्युनिकेशन करती है। ठीक है, वो उसकी भाषा भी हो सकती है और उसकी भाषा नहीं भी हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन होता है। अभी जानवर देखते हो तो कभी कभी जानवरों को देख के भी हमारे अंदर कम्युनिकेशन होता है। कैसे होता है? चींटियां जा रही हो, कभी भी जब बरसात होती है तो चींटियां पड़ोस से निकलती हैं, फिर वो कुछ कान में बोलती हैं, फिर आगे निकलती चले जाती हैं। यूनिटी, जब हम उनको देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? देखो कितनी यूनिटी है इनके बीच में, कितना आपस में प्रेम है, कम्युनिकेशन हुआ। कुछ हमने उससे देखा कि हाँ, जानवरों में भी इतना कम्युनिकेशन है, इतना आपस में प्रेम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी चाइल्ड डेवलपमेंट में इसका यूज क्या है? जब आप विभागीय कार्य कर रहे होते हो तो पहले क्या होता था, प्रेजेंट टाइम हर विभाग में स्किल एप्टीट्यूड नाम का एक टेस्ट कर देते हैं, जिसको एथिकल वैल्यूज बोल देते हो। ठीक है, ये टॉपिक उन्होंने ऐड किया। क्यों किया गया? आपको कार्य करना रुपया कमाना मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा डेडिकेशन कितना है, डेडिकेशन कितना है हमारा, और फिर डेडिकेशन के साथ में हमारे साथ के जो लोग हैं उनके साथ हमारा सामंजस्य कैसा है, हमारा उनके साथ रिलेशन कैसा है। ठीक है, हमें रिलेशन मेंटेन करना है और रिलेशन को मेंटेन करते हुए हमें कार्य करना है। और शिक्षक विभाग में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि शिक्षक क्या हैं, जैसे माता पिता को बोला जाता है कि पहली प्राथमिकता शिक्षक की वही निभाते हैं, लेकिन उसके बाद में बच्चा आपके पास आया तो उसने पहले क्या देखा? उसने व्यक्तित्व किसका देखा? गुरुओं का देखा। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव उस पर पड़ा। जैसे उसने आपको देखा, उसने कम्युनिकेशन किया आपके साथ में। कैसे किया? आपकी पोशाक देखी, उसको लगा हाँ हमारे जो गुरु हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनल लुक में है, देखिए ऑलवेज राइट टाइम पे आते हैं, क्लास में राइट टाइम पढ़ाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, टॉपिक पे रहते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आप गुरु से सीखते हो तो आपकी उसके प्रति जो आदर्श जागे आपके दिमाग में, वो क्या थे? कम्युनिकेशन थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जागी। अब आपकी क्लास में जो बच्चा बैठा है तो आपको पहले क्या होता था कि अगर बच्चे ने काम नहीं किया, मान लो कि बच्चे ने काम नहीं किया, उठाया डंडा, चटापट मारना शुरू कर दिया। होता था कि नहीं होता था? विदाउट रीजन जाने कि बच्चे ने काम नहीं किया तो उसके पीछे परिस्थितियां हो सकती हैं। देखिए, आए दिन हम काफ़ी बच्चों से मिलते हैं तो बच्चों की परिस्थितियां कभी ख़त्म नहीं होती हैं। होता है, रोज़ बच्चों के इश्यूज रहते हैं कि देखिए मैम कल तो हम बाहर चले गए थे, आज मैंने ऐसा किया और हमने काम नहीं कर पाया। वो बात की बात है, लेकिन अगर उसके ऑथेंटिकल उसके लॉजिक हैं तो हमें वो समझने होंगे, क्योंकि काम पे वो चला गया ये जरूरी नहीं था। अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ बीमार था, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो वाकई में लॉजिकली थी, तो उसकी प्रॉब्लम को समझ के हमें उस दिन तो उसको छोड़ देना चाहिए। समझ रहे हो? अब हम क्या करते हैं, छोटे मैंने भी फेस किया, नहीं सुनते थे टीचर की, क्या काम तुमने किया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी। कभी कभी ऐसा होता था कि लाइट नहीं है, नहीं काम कर पाए, कभी कभी ऐसा है कि प्रॉब्लम आ गई, नहीं कर पाए। उनका बस एक ही उद्देश्य था, खड़े हो जाओ और लेके डंडा चटापट लगा देंगे। होता क्या था कि जब वो एक दिन ऐसा करते थे, सेकंड डे हमारे मन में क्या आता था, अगर काम नहीं पूरा है तो उनकी क्लास छोड़ दो, अगर काम पूरा नहीं है तो आज भी मार खाएंगे। होता था ऐसा। काम बहुत ज़्यादा। तो
उनकी क्लास छोड़ दो क्योंकि आज भी हम मार खाएंगे। हमने उनकी क्लास क्विट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, उसमें क्या हुआ, हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक होता चला गया। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी ये चीज़ कम करने के लिए सबसे पहले आप बच्चे को समझिए। अब बच्चे को समझने में बहुत ज़्यादा समझोगे तो कहीं ना कहीं बच्चा हर जगह सच नहीं बोलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ अपने भी तो जैसे होता है ना कि हम लोग इतना जब ज़्यादा हम लोग गहन अध्ययन करते हैं तो इसमें एक टॉपिक जोड़ा गया है, मनोविज्ञान जोड़ा गया है। जवाब दो, मनोविज्ञान क्यों जोड़ा गया? अब यहीं पे इसका आंसर मिलेगा। जैसे बोला गया कि बच्चों को समझो, तो जब हम बच्चों को समझते हैं तो बच्चा क्या बोलता है? बच्चा तो रोज कहता है हम तो घर पे नहीं थे, हाँ बस इतने सारे काम थे, हम तो ये कर रहे थे। अगर बच्चे के प्रॉब्लम सुनने पे आ गए तो बच्चा रोज बोलता है ऐसा। आपको मनोविज्ञान पढ़ाया गया इसलिए आप बच्चे के फैक्ट सुनिए, आप अपने फैक्ट रखिए उसमें। समझ में आ गया हो कि बच्चा कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, ये हम कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? मनोविज्ञान यूज करो, अपनी मनोविज्ञान यूज करेंगे ना वहां पे हम कि क्या बच्चा सही बोल रहा है। अगर बच्चा सही बोल रहा है तो उसके चेहरे के हाव भाव अलग होंगे, अगर झूठ बोल रहा है तो उसके हाव भाव अलग होंगे। समझ में आ गया? इसीलिए साथ में ऐड किया गया, वरना ऐसे ही नहीं वो ऐड कर देते हैं। अब सेम ऐसी चीज़ें हम हर एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करते हैं। जैसे साथ में जब वो काम कर रहे होते हो तो क्वेश्चंस आते हैं ना कि साथ में काम कर रहे हैं, अगर किसी को छुट्टी चाहिए है तो उसकी परिस्थितियों को सुनते हुए छुट्टी देंगे या नहीं देंगे, तो हम वहाँ पे अपना स्किल एप्टीट्यूड यूज करते हुए उसके विचारों को जानने के बाद में हम वो काम करेंगे। तो शिक्षा में इसका यूज इसलिए है, बच्चों के विचारों को समझो, बच्चों का स्किल एप्टीट्यूड समझो, बच्चे जो बुद्धि लेके आए हैं उनके स्तर को समझो और उनके स्तर को समझते हुए उसको आप आगे यूज करिए। जैसा जिसका स्तर हो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको शिक्षा देनी है। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा आपकी क्लास में बैठा है और कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिसको समझ में नहीं आता है, आप उसको बिल्कुल ये नहीं कहिए कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप के हो, क्योंकि आप एज गुरु होके इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते हो। अगर तुम ही बोलोगे तो तुम्हारे पास आया क्यों वो? समझ रहे हो ना इस चीज़ को? अगर एक बच्चा बहुत कमज़ोर है, अगर वो आपके पास आता है तो उसके मन में एक चीज़ आई कि देखिए ये हम जाएंगे गुरु के पास तो जहाँ पे 10 बच्चों को सिखा दिया वहाँ पे 2 वर्ड तो हमको भी सिखा देंगे। होता है ना ऐसा? जहाँ पे 10 वर्ड सिखा दिए हैं वहाँ पे 2 वर्ड हमको सिखा देंगे। आपने क्या किया? आपने उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचा दिया। आपने उससे कहा कि देखो 10 तो तुम सीख ही नहीं सकते हो, तुम्हारी तो बुद्धि ही नहीं है। अगर उसकी बुद्धि नहीं है तो फिर आप गुरु किस चीज़ के हैं? आपको अपने गुरु वाला जो स्किल क्षमता है वो दिखाइए।